हाय, वेलकम बैक। अगर आपको याद हो तो मेरा नाम है निशांत यादव। आप और मैं मिलके फिजिक्स की एक जर्नी शुरू कर चुके थे और अब हम उस फिजिक्स की जर्नी में धीरे धीरे सीरियस होना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हम फिजिक्स की जर्नी मतलब आज की क्लास स्टार्ट करें, आज मैं आपसे बस चंद 2-4 मिनट में बातें करना चाहूँगा। पहली बात ये कि अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट के फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब आप लोग ये बात डिसाइड करने की तरफ सोच रहे हैं कि मैं बायो लूँगा, मैथ लूँगा, कॉमर्स लूँगी। धीरे धीरे अब इन सब्जेक्ट को फाइनलाइज करने की कोशिश करना स्टार्ट करो। सारे टीचर्स की जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है वो 4 स्टेप्स पहले फॉलो करना। उसके बाद भी अगर आपको किन्हीं 1 या 2 सब्जेक्ट्स की स्ट्रीम में डाउट है तो उनकी वीडियोस अटेंड करो, उनकी लाइव क्लासेस अटेंड करो, यूट्यूब पे उनकी क्लासेस देखो और टीचर्स की क्लासेस देखो, बुक्स उठा के पढ़ो। जो मैंने 4 स्टेप बताए वो फॉलो करो और अब धीरे धीरे कोशिश करो अगले 5, 7, 10 दिन के अंदर हम सब्जेक्ट को फाइनलाइज कर दें, है ना। वरना क्या होगा कि हम आधे अधूरे मन से क्लासेस अटेंड करते रहेंगे। आधे मन से फिजिक्स, आधे मन से केमिस्ट्री, आधे मन से बायो, कि ये सोच के क्या पता ये ना लें। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, जब हम सीरियस होंगे ना तो सीरियस होते होते बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत स्टूडेंट के साथ होता है कि सब टीचर ने आके 4 चैप्टर करा दिए, बच्चे अब जाके सीरियस हो रहे हैं कि हाँ चलो मैं मैथ लूँगा, अब जाके एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका नुकसान हो जाता है। तो पहली बात तो ये, इतना जल्दी नहीं, पर हाँ 5, 7, 10 दिन के अंदर जो भी कन्फ्यूजन हो फाइनल कर लेना। दूसरी बात ये कि ये जो क्लासेस चल रही है ना फिजिक्स की, जिसको मैं बेसिक मैथमेटिक्स या लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स का नाम दे रहा हूँ, ये क्लासेस बायो और मैथ दोनों स्ट्रीम्स के लिए ही, इस वक्त आप चाहे बायो के हों चाहे मैथ के हों, दोनों स्ट्रीम्स के लिए ही बराबर यूजफुल हैं। कॉमर्स वालों के लिए इतनी यूजफुल नहीं है क्योंकि कॉमर्स वालों को इन चीज़ों की सीखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो पोर्शन जो हमको फिजिक्स में चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपने अभी तक देखा नहीं है, इंटीग्रल कैलकुलस जो आपने अब तक देखा नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा जो अब तक आपने देखा नहीं है, और ग्राफ्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो आपको हल्का फुल्का 5-10% आइडिया है, बाकी 80-90% आपने देखा नहीं है। ये क्लासेस जितना अच्छे से कवर कर लोगे उतना ही अच्छा आपका 11th और 12th का फिजिक्स हो जाएगा। 11th 12th की फिजिक्स में आपको इतना मज़ा आएगा अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से कर ली तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि इन क्लासेस को बहुत ही सीरियसली देखें। इसीलिए मैं इन क्लासेस को YouTube पे ही रख रहा हूँ ताकि अगर कोई बच्चा 5, 7, 8, 10 दिन बाद भी सीरियस होता है तो कम से कम वो पुराने वीडियो सारे देख सकता है। ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो फिर। अब आपने देखा कि पुरानी क्लास में, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में, हमने इंट्रोडक्शन किया था किसका, एंगल का, एंगल को नापने के टेक्निक्स का, डिग्री, रेडियन, सर्किल के मामले में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे और हमने 2 लोगों से दोस्ती की थी। उन लोगों का नाम था साइन एंड कोस, और हमको ये भी मालूम है पर ये उनका नाम नहीं है, उनका ये नाम गलती से पड़ गया। पर ये नाम जानने से फ़ायदा ये हो गया कि अब वो हमको थोड़े थोड़े जाने पहचाने लगने लग गए। अब उनसे दोस्ती करना आसान हो जाएगा और आज की क्लास में ना हम उनसे दोस्ती करेंगे बल्कि उस दोस्ती को आगे लेके बहुत बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलो आज कुछ हल्के से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज बहुत धीरे 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 हम डीप में डूबते जाएंगे। तो आज की क्लास सीरियसली स्टार्ट कर देना। पहली बात, हम सबको मालूम है ट्रायंगल क्या चीज़ है, करेक्ट। हम सब ने ट्रायंगल देखा है। जिन्होंने नहीं देखा, जिनको ये नोटेशन नहीं पता है, वो ये नोटेशन एक बार ध्यान से देख लें कि कोई भी ट्रायंगल अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में 3 एंगल और 3 साइड होती हैं, करेक्ट। 1 2 3, 1 2 3। एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल लेटर्स में। ये बात ध्यान रखें, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं फिर भी लोग करके आते हैं। यानी कि ए एंगल कैपिटल ए, बी एंगल कैपिटल बी, सी एंगल कैपिटल सी, ठीक है। एंगल के अपोजिट वाली साइड, जैसे नोटेशन का तरीका है, वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हो। ए के अपोजिट साइड आएगी ए, लेकिन ये ए होगी स्मॉल, ध्यान रखें।
बी एंगल के अपोजिट आएगा स्मॉल बी और सी एंगल के अपोजिट आएगा स्मॉल सी। यानी कि जब भी मैं साइड्स को रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्मॉल लेटर का यूज करूंगा, ये बात ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। और जब भी मैं एंगल का रिप्रेजेंटेशन करूंगा मैं कैपिटल लेटर्स का यूज करूंगा। पहली चीज क्लियर हुई, रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ अपना। अब दो चार इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देख लो जो आपको वैसे आती हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा। पहली बात, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बोल दो या पाई रेडियन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री या पाई रेडियन। अब आपको इन दोनों में अंतर पता है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी एक ट्राइंगल में, फॉर सेम ट्राइंगल, अगर आपको नोट्स चाहिए हो बेसिक मैथ्स के तो आप मुझे कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं आपके बेसिक मैथ्स के नोट्स बना दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स जब अपनी स्टार्ट होगी ना तो सारे चैप्टर के नोट्स मेरे हैंड रिटन ही आपको क्लास में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़े से अलग तरीके से नोट्स बनाता हूं। तो नोट्स अब मेरे हैंड रिटन ही मिलेंगे, बेसिक मैथ्स के नोट्स नहीं मिलेंगे। बेसिक मैथ्स में यहीं पे वीडियो में ही कवर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बेसिक मैथ्स की वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मुझे बता देना, आपको इनके भी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी सेम ट्राइंगल में अगर लेट्स से कि एंगल ए इज स्मॉल देन एंगल बी इज स्मॉल देन एंगल, ये स्मॉल का साइन है, स्मॉल देन एंगल सी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब होगा अगर एंगल ए सबसे छोटा है तो उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे छोटी होगी ट्राइंगल में। ये बात ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स हैं। उसके बाद अगर एंगल बी बीच का एंगल है तो साइड की लेंथ में बी, ये वाली जो साइड आएगी ना, ये बीच की लेंथ आएगी और सी सबसे बड़ी साइड होगी। यानी कि सिंपल सी बात यह है, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको पता है कि एंगल ए सबसे बड़ा है, एंगल ए सबसे बड़ा है, तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड अपने आप सबसे बड़ी हो गई। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको पता है कि ये एंगल बी सबसे छोटा एंगल है, ये एंगल बी अगर सबसे छोटा है तो इसके अपोजिट वाली साइड ये अपने आप इस ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड हो गई। तो यानी कि अगर देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो ये एंगल है 50, ये एंगल है 70, 70 50 120, तो ये देने की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं। 70 50 120, तो ये कितना हो गया? 60, ताकि ये तीनों का सम हो गया 180। तो क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सी साइड सबसे बड़ी है? बिना अगर आपको नहीं दिया हुआ हो तो भी बिल्कुल बता सकते हो। सबसे बड़े एंगल के अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होगी, यानी कि ए यहाँ पे सबसे बड़ी साइड होने वाली है। उसके बाद सबसे छोटे एंगल के अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी होगी, यानी कि सी सबसे छोटी होगी, यानी कि सी सबसे छोटी होगी, सी से बड़ी बी होगी और बी से बड़ी ए होगी। ये बात ध्यान रखें। ऐसे ही अगर मैं आपको एक ट्राइंगल दूं पी क्यू आर और मैं कहूं कि ये साइड है 3.1, ये साइड है 4.5, ये साइड है 7.4, चेक करने की जरूरत नहीं है, सही बनाया वैसे, ठीक है। अगर ऐसा मेरे को दिया हुआ है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस ट्राइंगल में सबसे छोटा एंगल कौन है और सबसे बड़ा एंगल कौन है? बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी साइड 3.1 ये है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल यानी कि एंगल P सबसे छोटा होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी साइड ये है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल यानी कि ये अपोजिट एंगल दिख रहा है ना साइड के अपोजिट, ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। और जो बीच की साइड हो गई 4.5, इसके अपोजिट वाली एंगल ये बीच का एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल Q। तो यानी कि P से बड़ा है Q और Q से बड़ा है R। तो ये जो थ्योरम है ये वाइस वर्सा लगती है, ये बात ध्यान रखें। अगर साइड सबसे छोटी है तो अपने आप वो एंगल सबसे छोटा हो गया। उसी ट्रायंगल में दो अलग अलग ट्रायंगल को कंपेयर मत कर लेना, ध्यान रहे।
ये चीज़ बच्चे गलती करते हैं। अगर आपको ABC और PQR ये 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं और अगर मैं आपको बोलूँ ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ठीक है, ये 50 है, ये 75 है, ये 55 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल है 70, यहाँ पे सबसे बड़ा 75, तो ये साइड यानी कि A और ये साइड यानी कि R, अगर मैं इन दोनों साइड का कंपेयर करूं तो मैं सीधा सीधा बोल दूं कि A साइड बड़ी है R से। नहीं, ये जो रूल है ये सेम ट्रायंगल में लगता है, दो अलग अलग ट्रायंगल में कभी मत लगा देना। ये सिर्फ इसी ट्रायंगल के लिए है कि इस ट्रायंगल में सबसे छोटा एंगल अगर ये है तो इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड ये है, इस ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ा एंगल ये है तो इसकी सबसे बड़ी साइड ये है। ये बात ध्यान रखना। ओके, दो अलग अलग ट्रायंगल में ये रूल कंपेयर मत करना। अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग चीजें होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक नहीं दे कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब हम देखेंगे कुछ बेसिक ट्रायंगल्स। हो सकता है आपको आते हों, हो सकता है आपको नहीं आते हों, फिर भी आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें। हम बेसिकली 3 टाइप के ट्रायंगल पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें कोई दो साइड या कोई दो एंगल, एक ही बात है, ध्यान रखें, कोई दो साइड या कोई दो एंगल सेम हो। जैसे कि अगर मेरे को एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये एंगल है 50 और ये एंगल है 50, तो ये एंगल कितना हो गया? 80। क्या ये एंगल आइसोस्केलस, क्या ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है? यस है। क्यों? क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए। अभी मैंने पीछे प्रॉपर्टी देखी है कि सबसे छोटे एंगल के अपोजिट वाली साइड सबसे छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे तो दो एंगल बराबर हो गए। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो साइड P और साइड Q भी बराबर हो गए, क्योंकि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, इसलिए साइड P इज इक्वल टू साइड Q, और इसीलिए ये आइसोस्केलस हो गया। अगर मुझे इसका उल्टा दे, यानी कि अगर मुझे ऐसे दे कि एक ट्रायंगल ABC में ये साइड है 4.2, ये साइड है 4.2 और ये साइड है 3.6, तो क्या ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया? बिल्कुल हो गया। क्या आप बता सकते हैं कौन से दो एंगल सेम है? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल यानी कि ये, और इसके अपोजिट वाला एंगल यानी कि ये, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि A इक्वल टू B, साइड बराबर है तो एंगल बराबर है, एंगल बराबर है तो साइड बराबर है, और अगर कोई भी दो एंगल या कोई भी दो साइड बराबर है तो वो ट्रायंगल हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। समझ में आया? ओके, अब हम देखेंगे दूसरा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है, ये मत समझना ये बेसिक है। अभी जब हम बड़ी चीजें करेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अभी हम दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगेन आइसोसेलेस था दो साइड या दो एंगल, इक्विलैटरल हो जाएगा तीनों, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हैं या तीनों एंगल बराबर हैं। यानी कि अगर एक एंगल है x डिग्री, दूसरा एंगल है x डिग्री और तीसरा एंगल भी होगा x डिग्री, तभी तो इक्विलैटरल होगा। अगर तीनों बराबर होके 180 हो गए तो यानी कि 3x डिग्री हो गया 180 डिग्री, यानी कि x डिग्री हो गया 60 डिग्री। ये 3 यहाँ पे गया और x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री है तो वो इक्विलैटरल है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ 2-4 बहुत ही स्पेशल केसेस हैं, हम उनमें से सिर्फ एक देखेंगे। आइसोस्केलस में एक चीज बताना भूल गया हूं मैं आपको। आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए, आइसोस्केलस ट्रायंगल में जो दो साइड बराबर होती हैं, ध्यान से देखना, मान लो ये साइड इस साइड के बराबर है, मान लो ये साइड इस साइड के बराबर है, तो जो तीसरी साइड बच गई ना, जो तीसरी साइड बच गई, उस साइड को बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल का बेस। आइसोस्केलस ट्रायंगल में बेस डिफाइंड होता है। आपको कह सकते हैं किसी आइसोस्केलस ट्रायंगल का बेस है 4.6 सेंटीमीटर,
और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आइसोस्केलेस में बेस कहाँ से आ गया। याद रखें, जो दो साइड सेम होती हैं उसके बाद वाली जो बची हुई हो गई वो हो गया बेस, ठीक है। या फिर अगर मेरे को ऐसा बोलें कि जो दो एंगल सेम होते हैं, जो दो एंगल सेम होते हैं उनको कंटेन करने वाली साइड, ये देखो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो ये दोनों एंगल सेम हो गए ना, तो इन दोनों एंगल को कंटेन करने वाली साइड जो है ना उसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल का बेस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बात नोटिस करना, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ये मेरा साइड है ए बी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने कोई भी एक रैंडम लेंथ की ए बी बना लिया, अब यहाँ पे 60 डिग्री की लाइन खींच दो, यहाँ पे 60 डिग्री की लाइन खींच दो और जो बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा तरीका ये होता है इस साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है क्योंकि इस तरीके से हमको फिजिक्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप इस साइड को नापें, 25 है ना, तो इसको 24 ले लो, कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगी अपनी मैथ, थोड़ी सी ईजी हो जाएगी अपनी समझने के लिए, ठीक है। तो 24 का आधा कितना हो गया 12। अभी मैं बाइसेक्ट तो कर दिया इस लाइन को, यानी कि बाई 2 तो कर दिया। अभी अगर मैं यहां पर बाइसेक्ट वाली लाइन पॉइंट पर 90 डिग्री की लाइन खींचूं, 90 डिग्री की लाइन खींचूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या लाइन बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। ये फिजिक्स में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन की सबसे खास बात होती है कि ये इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझ में आ गया? बाइसेक्टर मतलब ए बी लाइन को बाइसेक्ट करते हुए निकला, और परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन की जो सबसे खास प्रॉपर्टी होती है, सबसे खास, वो ये कि इस लाइन पे चलने वाला हर पॉइंट ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे चलता है। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आपने कोई रैंडम पॉइंट पकड़ लिया ये, और अगर आप इसको यहां पर ए से मिलाओ, मेरी रफ कैलकुलेशन आएंगी, पर आप देख सकते हैं ये रफली 21 है, ठीक है। अब अगर मैं इसी साइड को बी से मिलाता हूं, अगर आप अपने स्केल से देखेंगे, अपने पेन पेंसिल से बनाएंगे एग्जैक्ट, तो आपको देखना एग्जैक्ट 21 मिलेगा। 21 एग्जैक्ट मतलब इस लाइन पर कोई भी पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट को आपने अगर इससे और इससे दोनों से कनेक्ट किया ना, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे चलेगा। ये मतलब होता है इक्वेटोरियल लाइन का। मतलब ये लाइन ऐसी है कि ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे चल रही है। याद रखें, किसी एक पॉइंट से, कल हमने देखा था, किसी एक पॉइंट से अगर इक्वल डिस्टेंस पे चल रही है कोई चीज, तो वो बनाती है सर्कल। ऐसे ही जब दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कुछ चल रहा होता है, तो वो बनाती है लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैथ की और फिजिक्स की। इक्वेटोरियल लाइन समझ में आई? अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन पर अगर मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? बहुत सिंपल है ना। ये लेंथ कितनी थी? 24। तो 24 लेंथ का पॉइंट देख लो यहां पर, अपने आप इक्विलेटर बन जाएगा। ये देखो, ए को मिला दो ऐसे पॉइंट से जो 24 पे जा रहा हो। आप देखेंगे रफली यहां पे 24 आ रहा है। मैं अगर इस पॉइंट को यहां से मिलाता हूं तो ये साइड कितनी होगी? 24। अच्छा, ए भी तो मैंने 24 ली ही थी, तो ये साइड ऑटोमेटिकली 24 आएगी। चेक करते हैं, ये बना के देखना, बहुत मजे आएंगे। बिल्कुल 24 आया, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 24 आया। अगर आप इसका एंगल चेक करने की कोशिश करेंगे, कि इसका एंगल चेक करते हैं, तो आप देखेंगे ये एंगल देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एग्जैक्टली 60 है। अगर आप ये एंगल चेक करने की कोशिश करेंगे,
तो आप देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये एंगल भी अगेन 60 आया। और अगर आप इन दो लाइनों के बीच एंगल चेक करेंगे तो ऑफ कोर्स है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 आएगा भी। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्केल रख के, D रख के आप देखें, ये लाइन इधर मिल रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये एंगल कितना हो गया 60। क्या आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना आ गया? इसकी ड्राइंग से ज़्यादा खास मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर ये लाइन है AB, ये बात ध्यान रखें, तो इसको अगर मैं बाइसेक्ट करने वाली लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ करूं तो इस लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे चलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जिन्होंने 10th की मैथ अगर थोड़ी थोड़ी अगर आपको याद आ रही होगी, जिनको 10th की मैथ थोड़ी थोड़ी अगर याद आ रही होगी, तो ना सिर्फ ये बल्कि और भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं रफली बना रहा हूँ AB, मैं मानता हूँ कि AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना, तो ये दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्ग्रुएंसी नहीं समझ में आती है, टेंशन मत लो। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कुछ नहीं होता है, कॉपी, मतलब जो ये है वही ये है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल सब सेम है। मतलब जैसे कि इस ट्रायंगल में ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के करस्पॉन्डिंग है, इस ट्रायंगल में ये साइड इस ट्रायंगल में इस साइड के करस्पॉन्डिंग है, और ये साइड तो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो देखो 1 और 2 के बीच में एंगल आ रहा है A, तो 1 और 2 के बीच में ये जो एंगल है ना B, A और B एंगल सेम है, वो तो हमने अभी अभी देखा है। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में इधर एंगल अगर ये आ रहा है तो इधर 2 और 3 के बीच में भी यही एंगल आएगा, और ये एंगल तो 90 होता ही होता है, ये तो मैंने देख ही लिया। ठीक है, तो इससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर मैं प्रॉपर्टी देखूं तो ये लाइन यहां पे C से, ये लाइन जो ऊपर आ रही है, बहुत ही ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। C से O को आने वाली लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं? दूसरी चीज AB को बाइसेक्ट कर रही है, और तीसरी चीज एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। देखो, अब ध्यान से देखो, अब चीजें आपकी घुसनी चालू होंगी एक दूसरे के अंदर, तो क्लियर देखना। एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में अगर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करता हूं कि ये AB पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऐसे ही A से भी मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो BC पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ऐसे ही B से भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो AC पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ऐसी लाइनें जो कि एक वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं, उनको मैं बोलता हूं एल्टीट्यूड। ये हमारे काम की डेफिनेशन है, इसलिए करा रहा हूं। क्या बोलता हूं? एल्टीट्यूड। ऐसे ही अगर मैं किसी ट्रायंगल PQR में अगर इस साइड को, सॉरी इस वर्टिसेस को RQ के मिड पॉइंट, मान लो ये RQ का मिड पॉइंट है, इससे मिलाऊं, तो जरूरी नहीं है एंगल 90 हो, लेकिन इस बार मैं मिड पॉइंट को मिला रहा हूं, तो ये लाइन हो गई मीडियन। कौन सी लाइन हो गई? मीडियन। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल हो गया ABC, तो BA का अगर मिड पॉइंट लूं रफली ये रहा, और इस मिड पॉइंट को मैं C से मिला दूं, तो क्या ये एंगल 90 है? नहीं है। ये लाइन कहलाती है मीडियन। मतलब ऐसी लाइन जो इस वर्टिसेस से निकल के इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो कहलाती है मीडियन। और तीसरी लाइन होती है एंगल बाइसेक्टर। तीसरी लाइन होती है एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाए? थोड़ा अजीब सा बनाते हैं, ऐसा ले लो, ये ले लो,
क्यू आर। बताओ किसके लिए एंगल बाइसेक्टर बनाना है? किसी के लिए बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो क्यू के लिए बना रहे हो, तो क्यू एंगल नापो, ठीक है, और अब उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करो। इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ करो, मतलब इस बार एंगल बाइसेक्ट हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। ये लाइन कहलाती है एंगल बाइसेक्टर। किसी भी ट्रायंगल में ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे फिजिक्स में भी और हमारे मैथ में भी ये बातें बार बार घूम के आएंगी। ध्यान से देख लो, जब किसी वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं और किसी चीज का ध्यान ना रखूं, बस इस चीज का ध्यान रखूं कि ये लाइन इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये लाइन कहलाती है एल्टीट्यूड। एटीट्यूड एकदम परपेंडिकुलर चलता है, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टिसेस से अपोजिट साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ करूं कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो वो लाइन कहलाती है मीडियन। नाम में लिखा हुआ है मीडियन। मीडियन मतलब साइड को बाइसेक्ट करने वाली, साइड को बाइसेक्ट करने वाली। और ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो किसी भी वर्टिसेस से निकलती है तो उस वर्टिसेस से बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती हुई निकलती है। ये 3 अलग अलग ट्रायंगल्स की स्पेशल साइड्स होती हैं, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये तीनों एक ही हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो सी से जो लाइन निकली, ये लाइन, क्या इसने इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया? यानी कि ये लाइन क्या एल्टीट्यूड है? बिल्कुल ये लाइन एल्टीट्यूड है। अच्छा, सी से निकलने वाली इसी लाइन ने क्या ए ओ और ओ बी ये 2 इक्वल पार्ट बांटे? बिल्कुल बांटे, ये बाइसेक्ट कर रहा था, तो यही लाइन मीडियन भी तो है। यही लाइन मीडियन भी तो है। मैंने अभी ये भी देखा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, यानी कि यही लाइन इस एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर भी है। और मैं ये तो जानता ही हूं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं, तो किसी भी वर्टिसेस से चाहे एल्टीट्यूड डालो अपोजिट साइड पे, चाहे मीडियन डालो, चाहे एंगल बाइसेक्टर डालो, तीनों एक ही लाइन हो जाती हैं, तीनों कोइंसाइड कर जाती हैं। ऐसा ट्रायंगल में जरूरी नहीं है, एक्चुअली में किसी और ट्रायंगल में ये केस बनते नहीं है। आइसोस्केलेस में बनता है एक केस, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी साइड को, किसी भी वर्टिसेस को पकड़ के अपोजिट साइड पे आप एल्टीट्यूड डाल दो, चाहे मीडियन डाल दो, चाहे एंगल बाइसेक्टर डाल दो, एक ही चीज़ है। आपको ऐसे बड़े बड़े ट्रिकी क्वेश्चन आईआईटी के, नेट के, 11th 12th के, मैथ्स के इतने आराम से सोल्व हो जाएंगे अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है। क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से देगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तीनों साइड है 5 5 5, आपको बोलेगा कि इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस पे परपेंडिकुलर डाला, इस वर्टिसेस से इस साइड पे परपेंडिकुलर डाला, बताओ इस साइड की लेंथ यानी कि ए ओ और ओ बी क्या है? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप पता नहीं लोग यहाँ पे क्या क्या करते रहेंगे। आपको क्या देखना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है 5 5 5, हाँ ये 90 डिग्री यानी कि एल्टीट्यूड है। अरे एल्टीट्यूड ही तो मीडियन होती है, एल्टीट्यूड ही तो मीडियन होती है, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, खत्म। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप इतने चुटकी बजा के सोल्व कर लोगे कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुते मजा आएगा। देखो जैसे मान ले मैंने बोला कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर। मैंने कहा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये ,90 डिग्री की लाइन है, मतलब P से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये है 90, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, मान ले आपसे पूछे, ओहो, मान लो आपसे पूछे कि बताओ अगर बड़ा एंगल P
60 डिग्री था, वैसे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, क्यों बताएगा, इक्विलेटरल में तो 60 होता ही है। तो बताओ ये एंगल कितना है, डायरेक्टली बता सकते हो, 30 बाइसेक्ट करके जाएगा, डायरेक्टली, दिमाग नहीं लगाना, एंगल बाइसेक्ट होगा, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, जो एल्टीट्यूड है वही एंगल बाइसेक्टर है। यानी कि जो एल्टीट्यूड है, अगर इसने 90 बनाया तो यही एंगल को बाइसेक्ट करती हुई भी जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे आप ये 3 चीज अगर आपको याद रही तो आप इसमें जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आते हैं तीसरा और मेन ट्राइंगल पे, और वो सबसे ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगली कुछ क्लासेस हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिवोट करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होने वाला है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के नाम में छुपा हुआ है कि कोई एक एंगल राइट एंगल होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होगा। तो चलो बना के देखते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मैंने कहा कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि बाकी 2 एंगल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये होगा 180, लेकिन एंगल P 90 है, इसको इधर भेजा, यानी कि एंगल Q प्लस एंगल R इन दोनों का सम 90 हो गया। समझ में आ गया? अगर एंगल Q प्लस एंगल R 90 है तो ऑफ कोर्स 0 तो हो नहीं सकता, Q या R 0 होगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। यानी कि Q और R अगर मिनिमम मान लो कि मैं ये 1 डिग्री है तो ये R कितना मैक्सिमम जाएगा, 89 डिग्री। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री बन गया है ना, तो बाकी एंगल अपने आप उससे छोटे हो गए, और जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन एंगल को मैं नाम देता हूं एक्यूट एंगल का। क्यूट एंगल, क्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे। तो ये बात पक्की हो गई कि ये एंगल और ये एंगल एक्यूट है। ना सिर्फ ये बात पक्की हो गई बल्कि ये बात भी पक्की हो गई कि इस ट्राइंगल में ये साइड, ये एंगल सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट चलेंगे तो जो साइड मिलेगी वो सबसे बड़ी साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो मान लो मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस बार यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल का सिंबल होता है। जब तक ये ना बनाए तब तक आप उसको राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर नहीं कर सकते हैं। या तो एग्जामिनर को बोलना पड़ेगा या फिर एग्जामिनर को ये सिंबल देना पड़ेगा। अगर उसने बोला नहीं और उसने सिंबल नहीं दिया और उसने एक ऐसा डायग्राम बना दिया ABC, तो आप अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते B90 है क्योंकि B90 जैसा दिख रहा है। ये गलती मत करना, ठीक है? इन बातों का ध्यान रखना। ओके, तो अब एक बात बताओ, यहां पर एंगल 90 कौन सा हो गया, ये। तो इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, ये। किसी भी राइट एंगल में जो साइड सबसे बड़ी होती है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड सबसे बड़ी होती है उस साइड को मैं बोलता हूं हाइपोटेनियस। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है? लेकिन इसमें एक बात और है, एक बात और है। अब हम थोड़ा सा डीप में धीरे धीरे जाने की कोशिश करना चालू करेंगे और फिर बहुत मजा आएगा। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, इस एंगल को थीटा मानता हूं, तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये ट्रायंगल बहुत अच्छे से देख लें, फिर से कह रहा हूं, फिजिक्स में यहां से बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकल के आएंगी और आप हैरान रह जाओगे जब अपन 2 क्लासेस तक राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करते रहेंगे। कम से कम 2, हो सकता है 3, और यहां से पता नहीं क्या क्या निकाल देंगे। और आप सोचोगे कि यार इसमें मैंने इतनी सारी चीजें तो कभी देखी नहीं थी अपनी जिंदगी में। तो ये अब बहुत ही सीरियस क्लास जाने वाली है, डूब जाओ मेरे साथ, आ जाओ। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? देखो ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये थीटा डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कुछ होगा, ये होगा एंगल R। इन तीनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल R कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। यानी कि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अज्यूम कर लेना ये डिग्री है। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अज्यूम कर लेना कि ये डिग्री है। ठीक है, ठीक है।
ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड P है, एंगल P है, ये एंगल, ये साइड Q हो गई और ये साइड R हो गई। सबसे पहली बात, आज हम राइट एंगल ट्रायंगल के मिसकंसेप्शन हटाएंगे। हम सब ने राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा है कि एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेनियस। आज के बाद ध्यान से सुनो, आज के बाद कोई भी इंसान राइट एंगल ट्रायंगल में बेस वर्ड का यूज और परपेंडिकुलर वर्ड का यूज ना करे, ना करे, ना करे, ना करे, ना करे। समझ में आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनियस डिफाइन की जाएगी, कोई परपेंडिकुलर नाम की चीज नहीं होती, कोई बेस नाम की चीज नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अब आप कहोगे यार अगर होती ही नहीं है तो जब हम साइन कोस टेन कोसेक कोसेक के फॉर्मूले पढ़ते हैं, पंडित बद्रीत प्रसाद है ना, पंडित बड़ी प्रसाद हर हर बोले, उसका क्या करें? भूल जाओ, गलत है, भूल जाओ, गलत है। इधर आ जाओ। पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं तो उसमें कुछ बना सकते हैं क्या? देखो, मान लो मैंने एक साइड ली 15, AB, मुझे राइट एंगल बनाना है ना, तो मैंने दूसरी साइड ले ली मान लो 20। बना के देखना, बहुत मजा आएगा। और मैंने इस तरह से बनाया कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये कितनी है 15, ये कितनी है 20। अब जब आप इस साइड को मिलाएंगे और ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये साइड आई 25। इसमें एक बात और आप नोटिस करेंगे कि अगर मैं 15 का स्क्वायर करूं और 20 का स्क्वायर करूं तो ये मुझे ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनियस की साइड जो होगी, हाइपोटेनियस इस साइड के स्क्वायर को देगा। कोई परपेंडिकुलर नहीं, कोई बेस नहीं है, साइड 1 साइड 2, साइड 1 का स्क्वायर करूंगा और साइड 2 का स्क्वायर करूंगा तो जो चीज मिलती है वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनियस हमेशा अंडर रूट ऑफ साइड 1 का होल स्क्वायर प्लस साइड 2 का होल स्क्वायर है। ये चीज या ये प्रॉपर्टी सबसे पहले राइट एंगल में जब लोगों ने नोटिस करनी स्टार्ट की तो लोगों का दिमाग फट गया। आप बना के देखो, आप कैसा भी राइट एंगल बना लो, कैसा भी राइट एंगल बना लो, ये साइड ले लो x, ये साइड ले लो y, आपको ये साइड हमेशा, अगर ये 90 डिग्री है, हमेशा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अब लोगों का दिमाग खराब होना चालू हो गया। ये चीज पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से पकड़ी थी पाइथागोरस सर ने, और पाइथागोरस सर के पीछे तो कल्ट चलती थी। कभी अपनी क्लासेस चलेंगे ना तो मैं आपको सुनाऊंगा पाइथागोरस सर की कहानियां। तो पाइथागोरस सर ने ये चीज पहली बार नोटिस की तो उन्होंने इसको एक थ्योरम का नाम दे दिया और उसी थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, पर मैंने रिवाइज कर दी, ये मैंने रिवाइज कर दी। अब देखो क्या ये बात क्लियर हो गई कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई बेस नहीं है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनियस डिफाइन होता है। अच्छा एक बात बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड कितनी? 3, P, Q, R। अगर 3 साइड को आपस में, मतलब खाली बैठा हूं मैं, टाइम पास कर रहा हूं, अभी आप यही समझ लो, खाली बैठा हूं टाइम पास कर रहा हूं, अगर इन 3 साइड को आपस में डिवाइड करने लगूं तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ध्यान से देखना, आज आपको वो बातें पता चलेंगी कि वो बातें वैसे क्यों थी जो हम बचपन से रटती आ रहे थे। 3 साइड को आपस में डिवाइड करो, एक रास्ता हो सकता है मैं P को Q से डिवाइड कर दूं, एक रास्ता हो सकता है मैं P को R से डिवाइड कर दूं, एक रास्ता हो सकता है मैं Q को P से डिवाइड कर दूं,
एक रास्ता हो सकता है मैं Q को R से डिवाइड कर दूं, एक रास्ता हो सकता है मैं R को P से डिवाइड कर दूं, और एक रास्ता हो सकता है मैं R को Q से डिवाइड कर दूं। क्या इन 6 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? क्या इन 6 के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं, 3 है, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ोगे भी, 3 है, उनमें से 2 का कॉम्बिनेशन 3C2 आप बनाओगे। छोड़ दो, टेंशन मत लो। हम तो क्लियरली देख सकते हैं कि 3 साइड हैं, आपस में डिवाइड करेंगे तो 6 केस बनते हैं। ये 6 केस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बहुत ही स्पेशल केस होते हैं। इन सब साइड के रेशो को मैंने एक स्पेशल नाम दिया और वो नाम कहलाता है टी रेशो। आप जिसको बहुत ही प्यार से और डर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद आ रहा है? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कितने? 6। वो इसलिए क्योंकि इन 3 का मिला के 6 रेशो ही बनते हैं, और ये 6 के 6 रेशो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखोगे तो P बाई Q बाई P का रेसिप्रोकल है कि नहीं? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। P बाई R बाई P का रेसिप्रोकल है, और Q बाई R बाई Q का रेसिप्रोकल है। यानी कि एक बात और क्लियर हो गई, ये जो 6 रेशो में देखने वाला हूं ना, ये 6 रेशो आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि इनमें से एक रेशो का दूसरा रेसिप्रोकल है, एक रेशो का दूसरा रेसिप्रोकल है, एक रेशो का दूसरा रेसिप्रोकल है। तो अब हम पहले 3 टी रेशो को पढ़ते हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। पहले 3 टी रेशो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। आपको याद है? अब इनके फॉर्मूले जो हमको, ये रेशो वाले फॉर्मूले हैं जो हमको याद करने हैं। अब आपको मालूम है साइन को साइन क्यों बोलते हैं, आपको अब मालूम ये भी चलेगा कि वही साइड साइन क्यों आई जब हम यूनिट सर्किल बनाएंगे। अभी टेंशन मत लो। साइन थीटा, अब आपको फॉर्मूला मेरे साथ याद करना है। टेंशन मत लो, मुझे मालूम है आप जिंदगी में पहली बार ये फॉर्मूला देख रहे हो और आपको लगेगा बिना ये फॉर्मूला, ये सही फॉर्मूला याद किए बगैर हमने 10th की मैथ पास भी कर ली। कमाल की बात है, आप जो फॉर्मूला याद करके आए थे ना वो गलत था, इसलिए ये सही फॉर्मूला याद कराना बहुत जरूरी है। का तो ये है करेक्ट फॉर्मूला। का तो अब पहली बात तो ये देखो कि ये मतलब क्या हुआ। जहां जहां O है, O का मतलब है अपोजिट, और जहां जहां A है इसका मतलब है एडजेसेंट। H का मतलब तो आप जानते हो, हाइपोटेनियस। अब आपको पता चलेगा कि आपने 10th के लेवल पे इतनी सारी गलतियां क्यों की थी, इस वजह से की थी। बोलो, फिर से बोलो। का तो बोलो। का तो ये कम से कम 5 बार बोलो। का तो का तो बार बार बोलते रहो, रोज बोलना है। अब आपको ये याद करना है, पंडित हरि प्रसाद किसी ने क्लास में बोल दिया ना, उसका पंडित अलग कर दूंगा और हरि और प्रसाद अलग कर दूंगा। का तो याद रखना है, मतलब ऐसा है, डांटूंगा नहीं, ऐसा टेंशन मत आओ, मजे बहुत लूंगा मैं तुम्हारी। का तो अब ये फॉर्मूला यूज करते हुए आप साइन कोस टेन कहीं भी निकाल सकते हो, किसी भी राइट एंगल में निकाल सकते हो। कोई पंडित हरि प्रसाद बद्री कुछ याद करने की जरूरत नहीं। कैसे? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, का तो ठीक है। अभी अगर मैं आपसे आज आपको, मतलब जब ये 2-3 वीडियो खत्म होंगे ना ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको पता चलेगा अब तक आप कितनी गलत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। और ये मत सोचना कि ये काम के नहीं है, फिजिक्स में बहुत बहुत काम आएंगे। यहां से तो अपनी पूरी वेक्टर अलजेब्रा खुलेगी। ठीक है, साइन थीटा, किस एंगल के लिए साइन निकालना है सबसे पहले वो जरूरी है। साइन ऑफ थीटा, थीटा कहाँ है? ये रहा, इस एंगल के लिए। अगर इस एंगल के लिए साइन ऑफ थीटा निकालना है तो साइन का फॉर्मूला क्या है?
यानी कि अपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। थीटा के लिए निकालना है ना साइन, तो थीटा के अपोजिट कौन सा हो गया, ये रहा। थीटा के अपोजिट कौन सा हो गया, ये रहा। ये साइड क्या है, पी आर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस आर क्यू। अब जरा कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा ये रहा। कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, का एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस कॉस थीटा। थीटा के एडजेसेंट मतलब जुड़ती हुई दो साइड हैं, एक ये और एक ये, तो मैं एडजेसेंट किसको नाम दूं, कोई पूछने का सवाल है क्या, ये तो हाइपोटेनियस ही है, इसको तो सोचना ही नहीं है, तो कौन सी बची थीटा के लिए, थीटा के पास में एक ये साइड है एक ये साइड है, ये तो हाइपोटेनियस है तो यही बची ना, तो ये हुई इसकी एडजेसेंट। तो कॉस ऑफ थीटा होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस यानी कि पी क्यू डिवाइड बाई आर क्यू। अब जरा tan ऑफ थीटा निकालो, tan ऑफ थीटा निकालोगे तो tan ऑफ थीटा क्या होता है, तो अपोजिट ओवर एडजेसेंट, tan ऑफ थीटा, थीटा का अपोजिट आर पी या पी आर कुछ भी बोल दो, डिवाइड बाई एडजेसेंट, एडजेसेंट थीटा का कौन सा हो गया ये, क्योंकि ये तो है हाइपोटेनियस पी क्यू। अच्छा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा निकालो, यही फॉर्मूला यूज करते हुए, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ दिस एंगल 90 माइनस थीटा क्या इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा, यही तो है 90 माइनस थीटा। इसके लिए साइन निकालना है, साइन का फॉर्मूला 100, तो 90 माइनस थीटा का अपोजिट कौन सा हो गया, ये रहा, पी क्यू ओवर हाइपोटेनियस, ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस से चेंज होगी नहीं, आर क्यू। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा। 90 माइनस थीटा के लिए एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस, 90 माइनस थीटा के लिए दो साइड हैं ये और ये हाइपोटेनियस है तो ये हो गई एडजेसेंट, तो इसकी एडजेसेंट हो गई ये, यानी कि पी आर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, ये आर क्यू। tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan क्या होता है, ओ आ, अपोजिट और एडजेसेंट, इसके लिए अपोजिट कौन सा है, ये रहा, एडजेसेंट कौन सा है, ये रहा, यानी कि पी क्यू डिवाइड बाई पी आर। अब आप यहां पे 3-4 चीजें देखेंगे, देखो क्या tan थीटा साइन का कोस से डिवाइड करने पे आ रहा है, अगर मैं पी आर डिवाइड बाई आर क्यू को पी क्यू डिवाइड बाई आर क्यू से डिवाइड करता हूं तो ये कैंसिल हो जाता है और बचता है पी आर डिवाइड बाई पी क्यू, यानी कि tan थीटा का एक और फॉर्मूला मुझे दिखाई दे गया और ये होता है साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ थीटा। दूसरी बात, क्या आप मुझे ये बात देख सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू पी आर बाई आर क्यू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर है। देखो ध्यान से, अभी आपका दिमाग घूमने वाला है जब ये क्लास खत्म होगी। कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर है या नहीं है, ध्यान से देखो। साइन थीटा पी आर बाई आर क्यू, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, नहीं सॉरी, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा पी आर बाई आर क्यू, कॉस थीटा पी क्यू बाई आर क्यू, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी क्यू बाई आर क्यू, यानी कि साइन ऑफ थीटा यही है मेरा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। और कॉस ऑफ थीटा ही है मेरा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इसीलिए साइन और कॉस को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, इसलिए क्योंकि साइन थीटा कोस ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर होता है और दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाते हैं जब एक एंगल का सम और दूसरे एंगल का सम मिला के 90 डिग्री दे रहा हो।
अगर आप देखेंगे थीटा में अगर मैं 90 माइनस थीटा ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 90, यानी कि इस एंगल में ये एंगल ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 90। इसलिए ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। समझ में आ गया? क्या ये समझ में आया? 100 का तो ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या साइन ऑफ पी निकाल सकते हो क्या इस ट्राइंगल में? दिमाग घुमाऊंगा। साइन ऑफ पी, क्या इस एंगल पे साइन लगा सकते हो क्या? या कॉस ऑफ पी लगा सकते हो क्या? या टैन ऑफ पी लगा सकते हो क्या? लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? साइन का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला अपोजिट और हाइपोटेनियस। अपोजिट और हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे? इसका तो अपोजिट ही हाइपोटेनियस है, इसका तो अपोजिट ही हाइपोटेनियस है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप कोस लगाने बैठोगे तो कोस के साथ भी यही दिक्कत आएगी, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। एडजेसेंट कौन सा बनाऊं मैं इसको? इसके लिए ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, तो यानी कि इस पे तो कोस भी नहीं लगेगा, ना तो साइन पी लगेगा ना कोस पी लगेगा। क्या टेन पी लग सकता है? अपोजिट और एडजेसेंट, इसका तो अपोजिट हाइपोटेनियस हो गया, तो अपोजिट कहां से लाऊं मैं? और एडजेसेंट कौन सा बनाऊं, ये कि ये? यानी कि टेन भी नहीं लगा सकता। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, 12th में करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जिस एंगल पर 90 डिग्री बन रहा है, जिस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है, वहां पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के फॉर्मूले गलती से भी मत लगा देना। पाप है, पाप, 0 बटा सन्नाटा वाला पाप है ये, तो कभी भी मत कर देना, ये बात ध्यान रखें, ठीक है? अच्छा ये तो आपको मालूम है, साइन और कोसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोस और सेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन और कॉट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि अगर साइन का फॉर्मूला मुझे पता है तो कोसेक का अपने आप ही निकाल लूंगा। साइन अगर अपोजिट और हाइपोटेनियस है तो कोसेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। कोस अगर एडजेसेंट और हाइपोटेनियस है तो सेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। टेन अगर अपोजिट और एडजेसेंट है तो कोट हो गया एडजेसेंट और अपोजिट। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना, ठीक है? अब देखो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूं इस क्लास को खत्म करने से पहले, उन क्वेश्चन को करना तो अपना राइट एंगल ट्राइंगल के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। कल इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम 11th का एक ऐसा चैप्टर खत्म करेंगे, मतलब अगले वीडियो में, जो मैं बिना बताए खत्म कर दूंगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो चैप्टर खत्म हो गया। वो चैप्टर 11th की फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कहलाया जाता है। हर टीचर और हर स्टूडेंट उस चैप्टर को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर बोलते हैं। वो चैप्टर कल हम क्लास में ख़त्म कर देंगे इसी वीडियो में बिना बताए। फिर जब वो चैप्टर आएगा तब बताएंगे कि ये सब खत्म हो चुका। अब मुझे 3-4 चीज़ें करके दिखा दो। 3, 4, 5। थीटा, यहां पे सारे टी रेशो निकालो। किसके लिए? थीटा के लिए, यानी कि साइन ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोट सेक कोसेक, ठीक है? ये 90 है, बाद में टेंशन मत लेना। हालालुलु 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 हालालुलु। अल्फा बीटा, फाइंड साइन अल्फा टेन बीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा अल्फा साइन बीटा। ओके, एक और ले लो। ये मत सोचना ये ऐसे ही दे रहा हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े ही सोच समझ के दिए हुए हैं।
इसको अल्फा ले लो, सारे टी रेशो निकालो। एक और लेंगे, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। P Q R L2 B2 अल्फा और बीटा के लिए सारे टी रेशो निकालो और उनके बीच में रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करो। घर पर आप एक काम करो, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और उनके बीच में एक और होमवर्क ले लो। कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और साइन ऑफ 30, tan ऑफ 45, cos ऑफ 60, ये एंगल निकालने की कोशिश करो। कैसे करोगे टेंशन नहीं लेना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक एंगल 30 हो, बस खत्म। जैसे कि मान लो आपने एक साइड ले ली, ठीक है, मान लो आपने एक साइड ले ली, ठीक है। अब यहां पे तो बना दो एक 90 डिग्री का एंगल, बना दिया। यहां पे बना दो 30 डिग्री का एंगल, बना दिया। ये कहीं काटेगा जब यहां पे 30 बनाओगे, तो बन गया ना एक ट्रायंगल ऐसा जिसमें एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है। तो अब यहां पे क्या साइन ऑफ 30 और कॉस ऑफ 60 निकाल सकते हो। ऐसे ही क्या मैं एक 45 वाला एंगल बना सकता हूं, एक साइड ली, यहां पर मैंने एक 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब यहां पे 45 की लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसको कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो P Q R क्या 45 और 90 के ट्रायंगल बन गए ना। तो क्या मैं यहां पर tan 45, cos 45, sin 45 सारे निकाल सकता हूं। ये सारे निकालना, आप निकालने की कोशिश करना और अब एक टेबल बनाने की कोशिश करना, ये आपका काम है। कॉपी मत करना, ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, 0, 30, 45, 60, 90 की सारी वैल्यू आपके पास हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप जो टी रेशियो की 10th में टेबल थी ना, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि घर पर 0, 30, 45, 60, 90 की टी रेशियो की टेबल खुद से बनाना, कॉपी मत करना 10th की बुक से। घर पे नए नए ट्रायंगल बनाना, 90 डिग्री वाले 30, 60, 90, फिर से दूसरा कोई 30, 60, 90 बना के देखना, फिर उन सब में 30 और 60 की वैल्यू निकालना, फिर ऐसे 45, 90 बनाना, फिर ऐसे ये वैल्यू निकालना, फिर देखना क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, क्या मैं साइन 90 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या मैं किसी तरह कोस 0 तक पहुँच सकता हूँ, क्या मैं किसी तरह साइन 0, tan 0 तक पहुँच सकता हूँ। नहीं पहुँच सकता तो क्यों नहीं पहुँच सकता। कोई पहली बार जब साइन 0 की वैल्यू निकाल रहा होगा तो उसने कैसे निकाली होगी, आखिर किसी ट्राइंगल में 0 डिग्री का एंगल आई कहां से गया, सोचने की बात है। अगर मैंने 0 डिग्री का एंगल बनाया ही नहीं, किसी ट्राइंगल में होता ही नहीं है ना, तो मैंने साइन 0, cos 0, tan 0 की वैल्यू कहां से निकाल ली। जिस दिन हम ये चीजें समझने लगेंगे ना, उस दिन हमको मैथ में मजा आने लगेगा, उस दिन हमको फिजिक्स में मजा आने लगेगा। याद रखो, फिजिसिस्ट की 2 सुपर पावर होती हैं। एक, वो डायग्राम के साथ खेलना जानता है, मतलब मैंने आपको एक डायग्राम दिया ना, आप उस डायग्राम के साथ मन मर्जी से खेल सकते हो, अलग अलग तरीके से खेल सकते हो, अलग बच्चा ऐसा करके, ठीक है। दूसरा, मैथ्स उसकी उंगलियों पे होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 11th 12th में 90 या 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए मैथ्स में सुपर पावर बनना पड़ेगा, नहीं। पर जितनी अच्छी मैथ होती जाएगी ना आपकी, उतना ही आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। देखो, एक अच्छा फिजिक्स का टीचर क्या करेगा कि आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं रटवाएगा। अच्छा फिजिक्स का टीचर, जब अपनी फिजिक्स स्टार्ट होगी ना, तो हम हर चीज क्लास में समझेंगे, पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे, उन चीजों को लर्न करेंगे, हम देखेंगे फिजिक्स क्या है। लेकिन अगर हमारी मैथ अच्छी होती है ना, तो जहाँ जहाँ हमारे डेरिवेशन होते हैं जो फिजिक्स को लिंक करते हैं, क्योंकि मैथ फिजिक्स की लैंग्वेज है ना, तो वहाँ वहाँ हमको इजी हो जाती है, सहूलियत हो जाती है, फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। मैथ पे आके कोई टीचर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए यूजुअली अगर आप अपने 12th के दोस्तों से पूछोगे, सीनियर लोगों से पूछोगे, तो आपको यही कहेंगे कि यार डेरिवेशन रटने पड़ते हैं। वो रटने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि 2 तरह की बातें होती हैं, एक तो मैथ उनकी वीक होती है और दूसरा टीचर उनको रटा देते हैं।
मैथ सॉलिड इन क्लासेस में कर लो, डेरिवेशन एक भी नहीं रटवाएंगे। डेरिवेशन हम हर चीज़ क्लास में करेंगे, अच्छे से करेंगे। मैथ सॉलिड हो गई तो डेरिवेशन अपने आप सॉलिड हो जाएगा। और डेरिवेशन को हम कहानियों में जोड़ेंगे। अपने 12th के भाइयों से पूछना, बहनों से पूछना कि वहाँ पे डेरिवेशन कैसे करवा रहे हैं हम, वहाँ पे मैं डेरिवेशन कैसे करा रहा हूँ। अगर उनको एक भी डेरिवेशन रटवाएगा तो पूछना एक बार। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि आप एक बार स्टोरी, एक बार मैथ अच्छे से कवर हो जाए ना, तो डेरिवेशन बहुत अच्छे से कवर होते हैं। आप कहीं और देखो और सोचो, अपने ही सीनियर से पूछो कि यार ये डेरिवेशन कहीं और कैसे हो रहा है, क्या हमको कहीं और रटवाया जा रहा है? अपने फ्रेंड से पूछना 12th के। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि मेरे पास फिजिक्स पढ़ो। मैंने तो पहले ही कहा है कि वो टीचर सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो कहता है कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा सब कुछ सही कर दूंगा। नहीं, ना 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 ना, मैं ऐसा काम नहीं कर रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है। और फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका है मैथ से होता हुआ। मैथ सॉलिड करते चलो और जहाँ फिजिक्स स्टार्ट करो वहाँ कंसेप्चुअल स्टार्ट करो, समझ के स्टार्ट करो। रटने की फिजिक्स में कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। फिजिक्स तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है, इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि जिस दिन हमारी फिजिक्स स्टार्ट होगी ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको फिजिक्स से प्यार होगा। आप घर पे जाके खुद फिजिक्स पढ़ोगे, अपनी मर्जी से फिजिक्स पढ़ोगे और कुछ दिनों में, 1 साल में, 2 साल में मैं आपकी वो कंडीशन ला दूंगा कि आप कहोगे कि अब हमको तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, अब हमको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अब तो हम खुद से पढ़ सकते हैं। और वो दिन मेरे लिए सबसे प्राउड वाला दिन होता है जिस दिन कोई बच्चा कहता है कि अब मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है, अब मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है, अब मैं सीख गया फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आप टीचर्स पे, कोचिंग्स पे डिपेंडेंट ना रहें। आई नो मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं, पर मैं यही चाहता हूं। और जिस दिन मेरी क्लास के बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना पढ़ने में, उस दिन मजा आता है। टीचर की जरूरत नहीं होती, उस दिन टीचर आके क्लास में बस खड़ा होता है और बच्चे कहते हैं ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, सब हो गया, मजे करो। और टीचर बस रिवाइज कराता है। हम क्लास को उस माहौल पे लेके आना चाहते हैं। तो जो सिस्टम बोला जा रहा है उस सिस्टम को फॉलो करो। असाइनमेंट की नोटबुक बनाओ, सारे क्वेश्चन, सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ असाइनमेंट में करो। सारे डायग्राम, पेन, पेंसिल, एक अपना वो खरीदो ज्योमेट्री बॉक्स, उससे जितने भी डायग्राम है ना, सारे डायग्राम बनाओ। हर डायग्राम को बना के उससे नई नई चीजें लर्न करने की कोशिश करो। ये ट्रायंगल आपको डी, स्केल, कंपास से बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। और ये सारी वैल्यू चेक करनी है, ये टेबल फिल करनी है, चेक करो। अब आना चालू होगा आपको मैथ का। अब आपको पता चलेगा मैथ रटने का सब्जेक्ट क्यों नहीं है, फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट क्यों नहीं है। यहां से फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता नहीं है, फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, घुस जाओ और मजे लेने स्टार्ट करो। अब इसी उम्मीद के साथ कि हम अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ये करो, अगली क्लास में मिलते हैं। चलो बाय, जय हिंद।